सो वेलकम स्टूडेंट्स अगेन टू स्टडी इजी है। बहुत दिन हो गए थे, सरप्राइज आपको रिवील कर दिया हमने। आपका पहला सरप्राइज फिजिक्स फुल सिलेबस रिवीजन सीरीज रहेंगी। पहला चैप्टर फोर्स, सारा चैप्टर डिटेल में हम कवर कर रहे होंगे इसी एक वीडियो में। फोर्स चैप्टर बड़ा आसान चैप्टर, पीवाईक्यूज साथ में करवाए जाएंगे आपको आईसीएसई के। और बस चलो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा आपको आज से। चलो भाई जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक फोर्स क्या होता है। फोर्स, अब फोर्स क्या होता है भैया। फोर्स एक चीज है, फोर्स क्या है कि चीज है जो कि चेंज करता है हमारा मोशन टू रेस्ट में ले जाता है। फोर्स क्या है, हमको मोशन से रेस्ट में ले जा सकता है और रेस्ट से हमको मोशन में ले जा सकता है। फोर्स है क्या, फोर्स है जो मास पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। किसको रेस्ट मोशन से रेस्ट में लेकर जाता है और किसको रेस्ट से मोशन में लेकर जाता है। किसको भैया, मास को। अगर किसी मास पर हम फोर्स लगा दें और ये रेस्ट में है तो ये इसको मोशन में ले जाएगा। और अगर कोई मास भैया मोशन में ऑलरेडी है, मोशन में है, और इस पर फोर्स लगा दें तो इसको ये रेस्ट में ले आएगा। तो ये है फोर्स। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, बड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ये है फोर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझते हैं। फोर्स की सबसे पहले हम याद रखेंगे एसआई यूनिट जो होती है, क्या होती है सबको पता है। क्या होती है सबको पता है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स की कैपिटल यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब जल्दी से यार मास और वेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमारी इन डिटेल बुक्स में तो नहीं रहता, लेकिन यार ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है। क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। अब सबसे पहले मास और वेट में यार हम लोग फर्क नहीं समझ पाते आमतौर पर, मास वर्सेस वेट में। मास और वेट में भैया, मास क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। कितना मैटर है बॉडी में उसको भी बोल देते हैं, अमाउंट ऑफ बॉडी मैटर कंटेन इन बॉडी, उसको भी मास बोलते हैं। या मास को भैया प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी बोल देते हैं। लेकिन वेट क्या है, वेट क्या है, एक फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। जब एक मास को हम अर्थ पर रखते हैं तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करती है, जिसकी वजह से इसका वेट मास इंटू ग्रेविटी हो जाता है। ये समझो यार, फोर्स का पता है ना आपको, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं पता तो याद कर लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे अर्थ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एम जी, एक मास पर कितनी फोर्स लगेगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक मास एम पर कितनी फोर्स लगेगी भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, जी है, तो एम जी फोर्स लगेगी। तो वेट क्या होता है, एम जी, और मास क्या होता है, एम। तो ये समझना है यार, वेट को हम समझ लेते हैं केजीज में, लेकिन असली अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करें, आपका भार जो है, आपका वेट जो है, उसको किलोग्राम्स में नहीं मेजर करते, उसको किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन्स में मेजर करते हैं। क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स है। असल में वो मास होता है जिसको हमको मापना चाहिए किलोग्राम्स में। लेकिन यार चलता है, अब बन चुका है एक नॉर्मल सा यार फैक्ट बन चुका है, क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर कल से आपसे कोई पूछे आपका भैया वेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे। अगर आपका 50 किलो आप तक आजकल बोलकर आ रहे हो, तो आपने बोला है नहीं भैया मेरा वेट 50 न्यूटन्स है, 50 न्यूटन्स है। तो इस हिसाब से आपका चलेगा सारा यार। बड़ा चैप्टर है, काफी मजेदार चैप्टर भी है। सीधा सीधा बात करते हैं यार, क्वेश्चन कहां से आते हैं, सीधा क्वेश्चन आते हैं टॉर्क में से। क्वेश्चन आते हैं टॉर्क में से। अब टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, अगर कोई भी एक बॉडी ले लो, देखो जैसे ये बॉडी, ये क्या है, एक बॉडी है। अगर भैया समझ लो, मेरी बात मानो, अगर हम इसको कहीं पर पाइवट कर दें, फिक्स कर दें, ये बॉडी है, इसको हमने कहीं पर ऐसा कील ठोक दिया, ये मार्कर है, इस पर सेंटर में हमने कील ठोक दिया, कील ठोक दिया। और अगर हम अगर यहां पर कोई फोर्स लगाएं एफ, क्या लगाएं, फोर्स एफ लगाएं, तो क्या होगा जल्दी से बताइए। आपको भी पता है, मैं भी जानता हूं। ये बॉडी जो है इस तरह से ऐसा ऐसा घूमने लग जाएगा। ये बॉडी इसके अबाउट घूमने लग जाएगा, ऐसा 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 घूमने लग जाएगा। तो ये जो घूमने वाला मोशन होता है ना,
इसको हम ऐसा नहीं बोलते कि फोर्स की वजह से है, इसको हम बोल देते हैं कि ये टॉर्क की वजह से है। थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं आपको, और ज्यादा क्लैरिटी होगी यार। टॉर्क असल में क्या है, टॉर्क की डेफिनेशन लिखते हैं पहले तो। टॉर्क को पहली बात तो यार मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, कि फोर्स भैया कितना रोटेशनल मूवमेंट क्रिएट कर पा रहा है। अब देखो टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, the product of force and perpendicular distance from the point of action of force and the pivoted point हैंड राइटिंग यार शायद इतनी अच्छी सुंदर ना आ रही हो, राइटिंग ठीक ठाक है यार, ठीक है। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द पाइवटेड पॉइंट। मतलब इसको यहां पर समझाऊंगा मैं। ये क्या है, एक हमने रॉड ले लिया, अरे यार ये कैसा रॉड है, आगे से मोटा पीछे से पतला, हमने यहां पर इसको पाइवट कर दिया, मतलब यहां पर एक कील ठोक दिया, ठा कील ठोक दिया, और हमने यहां पर मान लीजिए फोर्स लगाया, ये फोर्स है। अब पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये, और पॉइंट ऑफ पाइवटेड पॉइंट ये, दोनों का परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेना है। ये देखो, इसको दोनों को ज्वाइन करोगे तो इस प्लेन में आ जाएगा। अब इस पर एक 90 डिग्री का एंगल गिराना है तो ये वाली फोर्स ही लेंगे। चलो चलो एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, शायद ना समझ आए। यहां पर पाइवोट किया, यहां पर एक फोर्स ऐसा लगाया, एक फोर्स ऐसा लगाया, तो टॉर्क किस फोर्स की वजह से होगा? क्वेश्चन तो टॉर्क किस फोर्स की वजह से होगा, ये क्वेश्चन है। बड़ा बड़ा कमाल का क्वेश्चन है यार ये। देखो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का है, जहां फोर्स लग रहा है, यहां फोर्स लग रहा है, ये है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये है पाइवोटेड पॉइंट, ये है पाइवोटेड पॉइंट। कौन सा, पाइवोटेड पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़िए और लाइन बनाइए। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, इससे 90 डिग्री का एंगल गिराइए, तो ये वाली फोर्स तो भैया इसके परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का एंगल है ना इसमें और इसमें। ये देखो इसमें और इसमें, रुको एक और मार्क कर लेते हैं सेम कलर से, इसमें और इसमें। ये देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं आपको? लेकिन अगर इसमें और इसमें देखा, इस फोर्स को, ये हमारा प्लेन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो भैया 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। तो मतलब ये वाली फोर्स कोई टॉर्क नहीं क्रिएट करेगी, ओनली ये नीचे वाली फोर्स ही टॉर्क क्रिएट करेगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? बाकी डेफिनेशन में यही है, सिंपल सा यार। बाकी आपको फॉर्मूला बता देते हैं इसी डेफिनेशन से। डेफिनेशन हमने पढ़ी, यहां तक लिख लेते हैं। हाँ, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को ऐसा लिखा जाता है, टाउ से, टी को थोड़ा सा घुमा देना नीचे से, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया टॉर्क का। बड़ा सिंपल है, हाँ मैं भी जानता हूं बड़ा सिंपल है। अब ये यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं, थोड़ा सा इसको, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी करते हैं, कॉन्सेप्ट का क्लियर करते हैं थोड़ा सा। और ऐसा मत समझो यार कि ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक आ गया, इसको हम डेली लाइफ में रोज के रोज पढ़ते हैं। ओके, तो ये बात तो दिमाग से निकाल दो भैया कि डिफिकल्ट टॉपिक है, ये हो गया वो हो गया, नहीं, और बहुत सिंपल टॉपिक है। अब देखो, हाँ, तो टॉर्क हमने पढ़ा किया है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या यहां से हमको समझ में आ रहा है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, क्योंकि भैया इक्वल टू के सामने आ रहा है, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये समझ में आया? सर यस और नो इन द चैट बॉक्स भैया, के समझ में आया कि नहीं आया? चैट बॉक्स दिख रहा है ना नीचे, लाइव चैट बॉक्स भैया, बताओ यार समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। इसको नहीं आया भैया, ये देखो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब कोई चीज इक्वल टू के सेम साइड है, ये भी न्यूमिनेटर में, ये भी न्यूमिनेटर में, तो वो दोनों अपने आप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। डायरेक्टली, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब नहीं पता। अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, मतलब अगर a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, और अगर a कम होगा तो b भी कम होगा। समझ रहे हो? ओके, जैसे कि अगर पढ़ाई में समय ज्यादा लगाओगे तो नंबर भी ज्यादा आएंगे, पढ़ाई में समय कम लगाओगे तो नंबर भी कम आएंगे।
तो वो क्या है, पढ़ाई में समय लगाना और आपके नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके। और इनवर्सली का मतलब अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। पढ़ाई से ध्यान हटाना बढ़ाओगे तो नंबर अपने आप कम होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा यार क्या हो गया। देखो भैया, मतलब अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दें तो भी टॉर्क बढ़ेगी, और अगर हम फोर्सली बढ़ा दें तभी भी टॉर्क बढ़ेगी। मतलब ये रॉड है, ये पाइवोटेड पॉइंट, एक जगह पर हमने फोर्स लगाया F और एक जगह हमने यहां पर फोर्स लगाया F। अब इस फोर्स से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हुआ, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है तो टॉर्क क्या होगा, कम होगा। अब यही देखें तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भैया ज्यादा है, ये कम ये ज्यादा। अब यहां पर जो टॉर्क बनेगा, यहां पर जो टॉर्क बनेगा, जहां पर जो टॉर्क बनेगा वो ज्यादा होगा, मोर टॉर्क एज कंपेयर टू दिस टॉर्क, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा है। तो ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। और अगर ऐसे ही हम कुछ करें कि अगर फोर्स ही बढ़ा दे, अगर फोर्स ही बढ़ा दे तो फोर्स का भी ऐसा वैसा होता है, तो सिंपल यार फोर्स बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगी। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं बनता यार, जो मैंने पढ़ाया डिस्टेंस बढ़ाया क्यों, अरे नहीं देखो तो सही कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस तरह से कुछ लिखें कि फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि ये चीज हम लिख सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, कि फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल आया, यस। अब यहां से देखो हमको समझ में आया कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। एम आई राइट? फोर्स जो है वो इनवर्सली, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में है, तो भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा या फिर इस तरह से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स जो है कम हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स जो है बढ़ जाएगा। यहां से पक्के से क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्लियर हुआ तो यस बोलिएगा प्लीज, जरूर से मैं देख लेता हूं। वीडियो बढ़िया चल रही है, 11-15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में और समझाऊंगा मैं, यार मेरी आदत है मैं डिटेल में पढ़ाता हूं थोड़ा सा। अब देखिए, जो हमारे ये स्क्रू ड्राइवर तो नहीं, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रेंच, बोलते हैं हम रेंच, ये रेंच रेंच ही होता है शायद, ऐसा ऐसा ही बनता है ना। अरे ये क्या होगा भैया, थोड़ी सी ड्राइंग कमजोर है तो ऐसा मत जाना ड्राइंग पर हमारे। ऐसा ही होता है ना, हाँ यहां से मिटा दो, पता नहीं ऐसा ही होता होगा शायद, है ना। अरे बढ़िया बन गया यार, समझ तो आ रहा है ना। हाँ भैया, तो ये रेंच है, थोड़ा सा और सिंपल बना देते हैं। और यहाँ पर है कील, कील कील ऐसा होता है ना, कील, हाँ। हम्म, तो भैया इसको इस तरह से पकड़कर कील को घुमाते हैं, ऐसे ऐसे, यहां से पकड़ते हैं ना भैया, यहां से हम पकड़ते हैं ना, यहां हैंड रखते हैं ना अपने, यहां से पकड़ते हैं ना इसको, यहां से तो नहीं पकड़ते। पकड़ कर देखना, चलो आज ये लेना रेंच लेना, और इसको यहां से पकड़ कर देखना और घुमाना, और यहां से पकड़ कर देखना और घुमाना। आपको नजर आएगा कि जब आप यहां से पकड़कर घुमाओगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा होगा, और अगर आप यहां से पकड़कर घुमाओगे जैसा कि आप आमतौर पर घुमाते हो तो फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों भाई? देखो, यहां से हमारी चीज घूम रही है तो मतलब ये है हमारा पाइवोटेड पॉइंट, और अगर हम यहां हाथ लगा रहे हैं तो ये है हमारी फोर्स। कुछ इस तरह से ही फोर्स लगाते हैं ना, ये देखो इस तरह से, ये देखो ऊपर को लग रही है फोर्स। अब देखो ये है पाइवोटेड पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम आई राइट और नॉट? यस। तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन अगर यहां से पकड़कर चलाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे ये हो जाएगा। यस। अब मुझे बताओ, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। साफ साफ बोल रहा है ये एक्सप्रेशन।
ऐसे ही क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम किया, अगर यहाँ से पकड़कर ऊपर खींचेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है तो फोर्स लगानी पड़ेगी ज्यादा। किस वजह से? इस वजह से। अगर यहां से पकड़कर करेंगे दूर से तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा, तो फोर्स लगानी पड़ेगी कम। तो इस तरह से यार इसको मैं समझा देता होता हूं। चलो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक अच्छा एग्जांपल और है डोर का। डोर का डोर डोर डोर, ये देखो ये डोर अच्छा बनेगा नहीं बनेगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ बनाएंगे जरूर। ये देखिए ये यहाँ डोर, ये यहाँ से हिंज किया, यहाँ से तीन तीन हिंज लगे होते हैं आजकल के डोर्स पे। ये है इसका हैंडल, हैंडल। और अब भैया बताओ, डोर को यहां से पकड़कर खींचते हैं ना अंदर को बाहर को, अरे भैया साइंटिस्ट लोगों ने जो डोर बनाया तो यहां क्यों नहीं हैंडल लगाया? यहां से भी तो पकड़कर खींच सकते थे। हाँ, हैंडल हमेशा कॉर्नर पर ही क्यों लगा होता है डोर के? क्या कभी किसी ने सोचा है? भैया क्योंकि कॉर्नर से, ये देखो ये है इसका हिंज, ये लगाई हमने फोर्स अंदर को फोर्स लगाएंगे ना इसको बाहर को या अंदर को, तो ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर यहाँ कहीं से बिल्कुल हिंज के पास इसका लगा दे हैंडल तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भैया बहुत कम हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स लगानी पड़ेगी कम, मतलब हमारे हाथों को कम कष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर लगा दिया जाए हैंडल का डोर, अरे डोर का हैंडल डोर का हैंडल, तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा कम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम तो फोर्स लगानी पड़ेगी ज्यादा और हमारे हाथों को बहुत ज्यादा कष्ट दिखाना पड़ेगा भैया। तो यार अब तो मुझे 100 से भी ऊपर ज्यादा परसेंटेज का श्योरिटी हो गया है कि आपको कंप्लीट समझ आ गया है क्या ये सारा मसला चल रहा है, क्या क्या ये चल रहा है। फोर्स में तो मतलब यार अब टॉर्क समझा दिया, अगर आप हम आगे करेंगे, हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए करते हैं। यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं जो मैं आगे करने वाला हूं आपको। इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देख लो, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस देख लो। इक्विलिब्रियम पहले समझो क्या होता है इक्विलिब्रियम। अब यार इक्विलिब्रियम आगे दो प्रकार की होती है। इक्विलिब्रियम मतलब साफ मतलब होता है कि नेट फोर्स या नेट मूवमेंट ही जीरो रहे। अब इसके अंदर दो प्रकार की हैं यार, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक बार वैसे यार मैं देख लूंगी बढ़िया क्वालिटी आ रही है ना वीडियो की, सब कुछ अच्छा आ रहा है, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भैया ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम क्या है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम मतलब जब नेट फोर्स जीरो हो, मतलब मान लीजिए कि ये बॉडी है, यहां पर एक फोर्स एफ लगाया, यहां पर एक फोर्स एफ लगाया, भैया नेट फोर्स तो जीरो है ना। इस मार्कर पर एक फोर्स मैं यहां लगा रहा हूं इस तरफ से और एक फोर्स मैं यहां लगा रहा हूं, देखो भैया एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां, एक फोर्स यहां, नेट फोर्स तो जीरो है ना। ऐसे यहां पर एक फोर्स इधर को एक फोर्स इधर को, नेट तो जीरो हो गया। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल में क्या है, नेट फोर्स तो भैया जीरो होना ही चाहिए, लेकिन यहां पर नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। मैंने कहा फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए लेकिन टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझको। देखिए ये है एक रॉड, ये यहां पर पाइवट कर रखा है, मान लीजिए एक फोर्स मैंने यहां पर एफ लगाया, एक फोर्स हमने यहां पर एफ लगाया, मान लो यार। भैया ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में तो ये अभी भी है, क्यों? क्योंकि एक फोर्स ऊपर से नीचे, एक फोर्स नीचे से ऊपर, दोनों नेगेटिव भैया एक दूसरे को कैंसिल, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है। एक नीचे को एक ऊपर को, एक नीचे को एक ऊपर को, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन क्या ये बॉडी मोशन कर रही होगी? बिल्कुल कर रही होगी। क्यों कर रही होगी? देखो भाई एक फोर्स इसको नीचे ऐसा खींच रहा है, ये ऐसा होगा नीचे जा रहा है, एक फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है तो ऐसा ऐसा घूमने नहीं लग जाएगा इसके डायरेक्शन में, ये देखो ऐसा ऐसा घूमने लग जाएगा बिल्कुल। लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि भैया नेट टॉर्क भी जीरो होनी चाहिए। अब टॉर्क में साइन कैसे देखते हैं? फोर्स में तो हमने साइन लगा दिया, तो टॉर्क में साइन देखो, वो आपको भी समझाता हूं मैं इसके बाद में। क्या हो, एक फोर्स अगर ऊपर लग रहा है मान लीजिए ये, टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो दूसरा फोर्स भी भैया इसी डायरेक्शन में ऊपर लग जाए, अरे सॉरी इसी डायरेक्शन में नीचे लग जाए, ऊपर लग जाए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। अब देखो ये फोर्स इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, ये भी इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, नेट मूवमेंट तो जीरो हो जाएगा, मतलब नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। नेट टॉर्क क्या है? जीरो है।
अब आपको थोड़ा सा यार टॉर्क का मैं समझाता हूँ क्वेश्चन वगैरह कैसे करते हैं। 1 मिनट खड़े रुक जाओ, यहीं से हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा। ये कईयों को नहीं समझ आया होगा, जिनको नहीं समझ आया सिंपल यही याद रखो भैया, रोटेशनल में हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट टॉर्क जीरो नेट फोर्स जीरो, लेकिन ट्रांजिशनल में सिर्फ नेट फोर्स जीरो। अब सीधा देखो यार डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अपना यार, टॉर्क 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 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क हमने बताया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है। अब देखो यहां से एक और चीज, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और इसको बोलते हैं साइन ऑफ टॉर्क। भैया सीधा ये देखना, अगर टॉर्क बॉडी को, अगर टॉर्क बॉडी को क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो टॉर्क को हम लेंगे पॉजिटिव। एक बार मैं चेक कर लूं यार, इसमें काफी कंफ्यूजन बन जाता है, एक बार बस चेक कर लूं मैं। वैसे तो भैया सही ही होगा यार, मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पर। ये पूरी पूरी असम्पशन होती है यार, साइन ऑफ टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव ले लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव ले लो। एक बार मैं यार बुक में से चेक कर ही लेता हूँ, ऐसा भी क्यों इतना। तो हाँ भैया यार देखो यार, बुक्स में है ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव लेना होता, लेकिन आप याद रख लो भैया आईसीएससी वाले उसी नंबर पर मार्क करते हैं, नहीं तो ऐसा कोई होता नहीं भैया। पॉजिटिव नेगेटिव का अपनी असम्पशन होती है, कुछ भी ले सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लेते हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लेते हैं नेगेटिव। भैया याद रख लेना एक बार, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। मैं एक बार चेक कर ही आया हूं। अब देखो जैसे कि, जैसे कि देखो यहां पर हमने लगा दिया ये, एक हमने लगाया फोर्स ऐसा एफ, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए चलो एफ क्यों लगाना भैया 10 न्यूटन्स, ये है 2 मीटर्स, ये भी है 2 मीटर्स। यहां पर एक और फोर्स लगाया हमने ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा, ओ ऐसा, रुको ऐसा लगा दिया मान लो, ये भी 10 न्यूटन का। तो भैया नेट टॉर्क बताओ कितना है। देखो भैया ये फोर्स इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये देखो ऐसा छिका एक कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये इसको घुमा रहा है एंटी में। ये देखो ना, ये घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इसको ये इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज में, ये भी इसको एंटी में घुमा रहा है भैया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव, तो मतलब इसका टॉर्क क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, कितने में पॉजिटिव में, प्लस ये भी पॉजिटिव में 10 इंटू 2। ये पता लगा यार, ये मैं क्यों लगा रहा हूं, ये इंटू क्यों किया, क्योंकि हमको पता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क कितना आ गया 20 प्लस 20 40, प्लस में आया है, न्यूटन मीटर कैसा यूनिट, प्लस में आया है, तो मतलब किस डायरेक्शन में है ये, एंटी क्लॉकवाइज। ओके चलिए, होप सो समझ आ गया होगा। अब करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ कुछ नहीं बोलता, ये सिर्फ इतना बोलता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, एंटाई बोलते हैं वैसे उसको, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। बड़ा सिंपल है यार, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। याद कर लो इसको,
मैं तो वो बार बार बोलूंगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। समझ में आया क्या? ओ भाई चलो बढ़िया, समझ में आ गया। करेंगे न्यूमेरिकल। अब करते हैं सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो एक मिनट, प्रीवियस ईयर बाद में करते हैं, अभी क्या करते हैं हम लोग, या प्रीवियस ही करें सीधा? चलो प्रीवियस ही करते हैं, प्रीवियस ही करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर्स, पी वाई क्यूज। अब एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा स्क्रीन पर, हम सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो देखो यार, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे आ गए हैं, 1 मिनट में करें इसको सॉल्व। देखो यार कैसे करना है इसको सॉल्व। पहला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। रूलर लिख लो यार, रूल मतलब रूलर, जो स्केल यूज करते हैं ना आप, स्केल उसको बोलते हैं। हाफ मीटर मतलब स्केल की लेंथ क्या है, हाफ मीटर है, मतलब हाफ मीटर समझते हो ना, 50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, सबको पता है यार। ये डायग्राम कितनी खराब बनती है। इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 50, मतलब जीरो से चालू करेंगे अगर तो 50 सेंटीमीटर तक चलेगा। मीटर ऐसे स्केल बना होता है, देखा है स्केल आपने, ऐसे ही बना होता है। हाँ, हॉरिजॉन्टली होना, नाइफ एज एट। अच्छा, ये बैलेंस कर रहा है, बैलेंस का सीधा मतलब पाइवट है, वहीं पर घूम रहा है। बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट 29 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ 29 मतलब 25 से भी आगे, यहाँ 25 होगा सेंटर में कहीं पर, तो यहाँ पर 29 होगा, है ना। ये 29 सेंटीमीटर ऊपर बना लें, अच्छा रहेगा ज़्यादा। ये 25 है और ये 29 है, दिख रहा है इतना छोटा? मैं देख लूँ एक बार यार, दिख रहा है क्या? देख लो भैया। एक काम करते हैं, चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर कर ही पढ़ा देते हैं आपको अभी। हाँ देखो, अरे अलग सा ही लग रहा हूँ मैं। हाँ, अब देखो यार, यहाँ पर 29 सेंटीमीटर मार्क पर क्या है, मतलब बैलेंस आउट हो रहा है, मतलब यहाँ पर इसको पाइवट मान लो। When a weight of 20 gram force is suspended from one end। अच्छा भैया, किस एंड पर लगाया जाए वेट? यहीं पर लगाएंगे ना डेफिनेटली, इस एंड पर। ये देखो यार, इस पर तो मास पहले से ही ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पर लगाएंगे। इसको 50 को भी ऊपर रख लेते हैं। वो कहते हैं एक एंड पर हमने क्या लगा दिया, किसी भी एक एंड पर क्या लगा दिया हमने, 20 ग्राम फोर्स का फोर्स लगा दिया, 20 ग्राम फोर्स का फोर्स लगा दिया। 1 मिनट भैया, यार ये हाफ मीटर रूल है ना यार, इसका प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने क्वेश्चन में हाफ मीटर दे रखा है, हाफ ही करेंगे हम तो, है ना। हाँ चलो फिर देखते हैं यार कैसा कैसा हम लगाएंगे। याद रखिएगा, हम लगाएंगे अपना मास को इधर, इस तरफ 20 ग्राम फोर्स की को, 20 ग्राम फोर्स। ये ग्राम फोर्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था चैप्टर स्टार्ट होने से। ग्राम फोर्स क्या है, देखो यार आपको जल्दी से समझाऊं, मेरे यहाँ पर क्यों क्यों रखा है मास। देखो भैया, यहाँ पर पाइवटेड है, मतलब यहाँ से घूमना है इसको, देख रखा है ना बैलेंस, मतलब पाइवटेड है, यहाँ से इसको घूमना है। ये साफ दिख रहा है ना, यहाँ पर मास ज्यादा है तो नीचे को दिख रहा होगा, ये देखो जैसे कि ये देखो, ये मार्कर है, होप सो दिख रहा होगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर को रखूं, ये देखो किधर गिरेगा, स्लो मोशन में लगा दूंगा मैं। यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, किधर को गिरा, इधर की डायरेक्शन में गिरा ना। ये देखो अभी दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर से थोड़ा सा, यहाँ पर मास इधर को ज्यादा पड़ रहा है ना, इधर को कौन सी डायरेक्शन है ये देखो इधर को गिरा ना। तो इसी तरह से भैया यहाँ पर है तो ये इधर को गिरना चाहेगा, लेकिन उसको रोकने के लिए हम इधर एक मास लगा देंगे, तभी तो काम बनेगा ना यार सारा का सारा। हाँ बिल्कुल, और क्या जानना है, तभी मास लगाया 20 सेंटीमीटर। ओके, सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, सही है। मास ऑफ हाफ मीटर बताना है, सबको पता है इसका मास सेंटर में लाई कर रहा होगा कहीं पर, यहां पर एम मास इसका होगा, तो जी इसकी फोर्स हो जाएगी, एम जी, एम जी इसकी फोर्स हो जाएगी। एम जी एफ लिख लो, ग्राम फोर्स है, फोर्स एफ लिख लो, एफ लिखना है लिख लो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो भैया, हमने क्या करना है, हमने करना है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज
मूवमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये तो इसको नीचे खींच रहा है, तो किस तरफ घुमा रहा है ये इसका, ऐसा ऐसा ऐसा, ये देखो सक सक, क्लॉक की डायरेक्शन में ये, तो मतलब क्लॉकवाइज में है कितना ग्राम फोर्स, 20 ग्राम फोर्स इनटू कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा 29 से 50 तक का, माइनस कर दो दोनों को उतना ही बनेगा ना, 50 माइनस 29 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज में ये बना रहा है ना ये भैया, एंटी क्लॉकवाइज में ये देखो एक मतलब कितना है mgf इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये मतलब 29 माइनस 25 भैया यही बनेगा ना यार। अब डिस्टेंस थोड़ी ना नेगेटिव कर दोगे। अब mgf कितना बना ये 4 इज इक्वल टू 20gf, कितना बना ये, कितना बना 21 बना सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट, f से f काट, g से g काट, 4 से ये 5 काट, m का वैल्यू कितना आया, कितना ग्राम आया m का वैल्यू, जल्दी से बोलो, m का वैल्यू आ गया, अरे ये क्या हुआ भैया, ऐसा ही करना है हमको क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ घपला हो गया लगता है, ये सही हुआ है, सब कुछ सही हुआ है भैया, जो भी m का वैल्यू आया कैलकुलेट कर लो, 21 इंटू 5 105 ग्राम्स आपका m का वैल्यू आ गया, तो ये है आपका आंसर। ओके ओके, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं भैया, सबसे पहले तो देखो ये फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से हैं फैक्टर्स, पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अब तो अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा टर्निंग इफेक्ट, मतलब समझते ना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, मतलब टॉर्क, हाँ, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the point of action of force, from the point of action of force, from the point of action of force to the pivoted point, to the pivoted point. Hope I hope that everything is cleared. ये तो यार रटे रटाई क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं जल्दी से, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन, देखो किस में आ रखा है, 2012 में आ चुका है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ लिखें, चलो यार लिखते हैं अभी, जस्ट 3 2, देखो आपके सामने फिर यार दो क्वेश्चन आ गए, 2012 का 2014 का आईसीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ओके देखो भैया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स मतलब कौन सा यार, इसकी फोर्स नीचे को लग रही होगी 30g, इसकी फोर्स भी नीचे को लग रही होगी 40g, देखो यार ये इसको घुमा रहा है झुम 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 क्लॉकवाइज में, मतलब क्लॉकवाइज में 30 इंटू 2, ये इसको कहां कर घुमा रहा है भैया, 30g है ना यार, फोर्स लिखते हैं, ओ माय गुडनेस ओ माय गुडनेस, 30g इंटू एफ लिखना है साथ में, लिख लो यार, लिख लेते हैं लोग, 30g मतलब यहां पर मैं ग्रेविटी लिख रहा हूं, ओके 30g, और डिस्टेंस है 2 मीटर्स, ये इसको भैया एंटी में घुमा रहा है, तो इसका मतलब 40g इंटू कितना x, g से g काट, अरे यार ये g है क्या, ये अंधा हो गया अक्षर, x की वैल्यू आ गई 30 इंटू 2/40, मतलब 1.5 मीटर्स, इतना आसान क्वेश्चन, यस ये आईसीएसई में आ रहा है, 1.5 मीटर्स बिल्कुल सही, 1.5 मीटर्स, कितने नंबर में आया था ये, 3 मार्क्स में भैया, 3 मार्क्स में, इतना आसान, यस। वेट ऑफ द बॉडी प्लेस एट सेंटर ऑफ अर्थ, ये याद रखो भैया 0 होता है, प्लेस ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी प्लेस एट सेंटर ऑफ अर्थ, अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये हमारी बॉडी है, और यहाँ पर इसका वेट 0 हो रहा है और इसका वेट यहाँ पर भैया 0 होगा सेंटर में, ओके
चलो भैया अगला टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं, वो है हमारा सेंटर ऑफ मास। क्या है? सेंटर ऑफ मास। वहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े बहुत। बस फिर आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, अगले वीडियो में, बिल्कुल अगले वीडियो में, आज नहीं। सेंटर सेंटर ऑफ मास, एक मिनट भैया देख लें यार, ऑफ मास। क्या राइटिंग है भैया। अच्छा ये क्या भैया, सेंटर ऑफ मास क्या है? पॉइंट होता है, पॉइंट होता है वियर होल मास of a body lies, where whole mass of a body lies is called center of mass, is called center of mass। ओके ओके। ये सर्कल मान लो यार, कोई ये क्यूब है आपके पास, बर्फ का क्यूब है, आइस क्यूब। बड़ा ये आप कहोगे यार क्या हम 10वीं के स्टूडेंट्स हैं भैया, ये क्या पढ़ा रहे हो। ये आइस क्यूब है, इसका भैया सेंटर ऑफ मास क्या है? यहाँ पर होगा। आपने देखा होगा यार, हाँ, फुटबॉल को अपनी ये उंगली पर घुमा लेते हैं कई लोग, है ना। ऐसा हम तो भाई, हमको नहीं आता भैया, हमको क्या आता है। वो घुमा लेते हैं, कैसे घुमाते हैं भैया? क्या करते हैं, पहले वो फुटबॉल होती है, उसका सेंटर ऑफ मास उनको पता है सेंटर पर होता है, वो सेंटर ऑफ मास के जस्ट यहाँ पर अपनी फिंगर को रखते हैं और घुमा देते हैं। सेंटर ऑफ मास है भाई। कई लोग आपने देखा होगा यार, बैट होता है, बैट, ये क्या बैट है ये? अरे नहीं भैया, बैट क्रिकेट तो हमको आता है, इसको लिखेंगे सही से। बैट क्या थापी लग रही। अरे इसको कहीं पर ऐसा एक उंगली में रख लेते हैं भैया, है ना, एक उंगली में बैलेंस कर लेते हैं, वो भी यही है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होता है, कहीं यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास होता है भैया, बैलेंस कर लेते हैं। ऐसा वैसा होता है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है यार, ये तो आपने बहुत बता दिया इसका आम यूज। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है? सेंटर पर लाई करता है, सेंटर ऑफ द बॉडी। अब भैया ट्रायंगल पर उन्हें पूछेंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो अब बता देना भैया सीधा मीडियन पर। सेंटर ट्रायंगल के सेंटर को मीडियन बोलते हैं, क्या? मीडियन ऑफ ट्रायंगल पर। अगर यहीं पर ऐसा कुछ रेक्टेंगल पूछ दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा ना, तो बोल देना एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 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 ऑफ डायगोनल्स। इंटरसेक्शन होता है, मुझे बोलना आता है, हम भी आईसीएसई के हैं। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ऐसा स्क्वायर में लिख देना, ऐसा ही रोम्बस में, सब में लिख देना। हाँ, कोई सर्कल में क्या होता है? सर्कल में तो पता ही है भैया, सर्कल में क्या होता है? सेंटर पर होता है, ये सर्कल है, ये सेंटर पर। इंपॉर्टेंट कहाँ आता है? जहां से क्वेश्चन बनता है, रिंग पर, रिंग में, रिंग में। ये रिंग है, वाह क्या रिंग बनाई है, इधर से होगा सब। देखो भैया, इसका सेंटर यहां पर लाई करता है, हाँ भाई, सारा मास इसका यहां पर होता है। ये बड़ा अजीबो गरीब काम है यार, सारा मास देखो इसका यहां पर है, कभी यहां पर। रिंग तो अंदर से खोखली होती है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास फिर भी अंदर ही लाई करता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, सीधा बोलना सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग लाइज इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग, आउटसाइड, इनसाइड द रिंग, इन द होलो रीजन ऑफ द रिंग। ओके, तो यहां से क्वेश्चन आता है। अब और क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल याद रख लेना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक बार पढ़ लो बस आखिरी में, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। सीधी सी बात है, जब कोई बॉडी गोल गोल घूम रही होती है किसी वेलोसिटी से, तो उस पर एक फोर्स अंदर को लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर को लगती है, इनवर्ड्स सेंट्रीपिटल होती है। और ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल में भैया कोई चीज गोल गोल घूम रही है, आउटसाइड एक फोर्स लगती है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम सेंटर, आउटवर्ड्स को लगती है, आउटवर्ड्स। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ओके, बस यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो खत्म करते हैं वीडियो को। और मैं रोज बता रहा हूँ कि कुछ बड़ा आने वाला है, अभी वेट करो। शायद आप लोगों के लिए तो हाँ होगा, आपने भी आगे 11th में जाना ही है भैया। कुछ इतना बड़ा आने वाला है यहाँ पर भैया, रेवोल्यूशन चालू होने वाला है। और ऐसे ही किसी के साथ खत्म करते हैं।